दोस्तों, मैं अनुतोष आप सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसको बढ़िया से ख़त्म भी करेंगे। सारा टॉपिक ज्योग्राफी का एकदम स्टार्ट से लेके लास्ट तक जो भी टॉपिक है सारा को हम लोग इसमें कवर करेंगे। हाँ, इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके साथ पॉलिटी भी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इको भी पढ़ेंगे। अब देखिए, इन सभी टॉपिकों को मैं बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं बढ़िया से डील कराऊंगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को देते चलूँगा, लेकिन उसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा। आप लोग का सिर्फ सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। उसके बाद मेरा इस चैनल को आगे बढ़ाइए, यानी हम लोग का जीएस पैशन फैमिली है उसको बड़ा बनाइए। अपना ग्रुप में जो भी आपका ग्रुप है उसमें इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने बोलिए। और आप लोग विश्वास रखिए कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का यहाँ पूरी तैयारी कराई जाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरा जीएस पैशन जो फैमिली है हम लोग का, उसको बड़ा बनाइए। अब देखिए, बात आता है कि हम लोग किस किस एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम है तो पूरा तैयारी करेंगे। साथ में हम लोग यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसका भी तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जो भी शिक्षक वाला एग्ज़ाम होता है, जैसे टेट हो गया, नहीं फिर एनबीएस हो गया, केवीएस हो गया, इन सभी एग्ज़ामों का तैयारियाँ हम लोग करेंगे। तो सिर्फ आप लोग धैर्य रखिए और जीएस पैशन फैमिली को बड़ा बनाइए। फिर देखिए जीएस पैशन फैमिली हम लोग का कितना आगे बढ़ता है। मेरा एक ही इच्छा है कि जितने भी लोग जीएस पैशन फैमिली से जुड़े सब कुछ ना कुछ सक्सेस होके ही निकले। तो चलिए, इस आशा को हम लोग पूरा करने के लिए आगे चलते हैं और आज से हम लोग का ज्योग्राफी का जो नया सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले ज्योग्राफी में मैप का यानी ग्लोब का भी जानकारी होना पड़ेगा। यानी ग्लोब, मैप, इस सब का जानकारी बढ़िया से होना पड़ेगा। अगर इस सब का जानकारी नहीं है तो हम लोग को ज्योग्राफी बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग एक्चुअल में ग्लोब होता क्या है। हम लोग ग्लोब तो सुनते होंगे अक्सर, तो ये ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब क्या होता है ना हम लोग का, ये पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। यानी पृथ्वी का एक क्या है, नमूना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। यानी पृथ्वी जैसा ही हम लोग क्या करते हैं, जिसको प्रदर्शित करते हैं पृथ्वी को दिखाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। और अगर आप ग्लोब को बीचों बीच काट के उसको क्या कर दीजिएगा ना, फोल्ड कर यानी फ्लॉट कर दीजिएगा, फ्लैट कर दीजिएगा, तो वहीं क्या हो जाता है, हम लोग का मैप बन जाता है। नहीं, जैसे ये आपका मैप हो गया, मानचित्र जिसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या था ना, पहले हमारा ग्लोब था। असल में पूरी तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही था। हाँ, ये नीचे वाला पोर्शन जिसका मुड़ा हुआ था। हाँ, इसी को जब हम लोग क्या करते हैं ना, तो फ्लैट कर देते हैं, नहीं चित्रा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, हम लोग का मैप बन जाता है, यानी मानचित्र बन जाता है। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि ये जो मानचित्र होता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी मानचित्र में क्या यानी पूरा अलग अलग कलर का दिखाया गया चीज़ है। तो कहीं सिर्फ क्या देखते हैं ना हम लोग कि पर्वत, पहाड़, ये सब को दिखाया गया है। तो असल में ये होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मानचित्र को हम लोग सबसे पहले 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है हम लोग का पॉलिटिकल मैप, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। फिर आता है हम लोग का फिजिकल मैप, जिसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। फिर आता है हम लोग का थीमेटिकल मैप, जिसको बोलते हैं विषयगत मानचित्र। एक एक करके हम लोग समझते जाते हैं। देखिए, वैसा मानचित्र जिसमें सिर्फ आपको किसी भी क्षेत्र के बारे में, उसकी सीमा के बारे में दिया गया हो और उससे हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं मिलता, सिर्फ किसी देश की, किसी राज्य की, किसी जिले की, किसी पंचायत की सीमा के बारे में बताया गया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मानचित्र। यानी उसकी राजनीतिक सीमा के बारे में बताया गया है, वहीं क्या हो गया हम लोग का पॉलिटिकल मानचित्र। जैसे आपको अभी ये जो मानचित्र दिख रहा है, ये आपका पॉलिटिकल मानचित्र ही है, इन राजनीतिक मानचित्र ही। देखिए, इसमें आपको हर एक देश की सीमा के बारे में पता लग रहा है। जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये कनाडा है, इसकी सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं। ये जैसे हम लोग का देखिए मैक्सिको है, इसकी सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक है। इससे और हम लोग कुछ नहीं जानकारी प्राप्त हो रहा है, सिर्फ हाँ एक दो शहर के बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि उसके अंदर कौन कौन सा शहर है। ये पॉलिटिकल मैप से हम लोग को सिर्फ इतना ही जानकारी प्राप्त होता है। इसमें अलग अलग कलर इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग को देखने में सुविधा हो, इसका और कोई मतलब ही नहीं है। कलर का पॉलिटिकल मानचित्र में कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, लेकिन कलर का मतलब हम लोग का जो हम लोग का फिजिकल मैप है, यानी जो
भौतिक मानचित्र है उसमें कलर का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। अब फिजिकल मैप किसको बोलते हैं? देखिए, आप अगर पॉलिटिकल मैप देखिएगा तो आपको यहाँ पे कहीं भी पर्वत, पहाड़, नदी, नाला नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप बढ़िया से देखिए, आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ पर्वत है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, नहीं, ये सब कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर फिजिकल मैप हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमको हर एक जगह का पर्वत क्या है, वहाँ का कितना ऊंचा, पर्वत कितना ऊंचा है, तो अगर नदी है तो नदी कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है, उसके बारे में क्या कर जाता है ना, पता लग जाता है। अब देखिए हम लोग फिजिकल मैप को देखते हैं। हालांकि फिजिकल मैप का बड़ा रूप तो मेरे पास है नहीं, छोटा में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, ये हो गया हम लोग का इंडिया का मैप। इधर वाला जो आपको मैप दिख रहा होगा ये है आपका पॉलिटिकल मैप, और ये जो बाएं साइड वाला मैप दिख रहा है ये आपका क्या, फिजिकल मैप। देखिए पॉलिटिकल मैप में आपको बहुत सारा कलर दिखेगा, यानी हर एक क्षेत्र को दर्शाने के लिए, हर एक क्षेत्र का एरिया दर्शाने के लिए कलर दिया गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं जो कि फिजिकल मैप है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो भारत है उसके उत्तर में पूरा एकदम भूरा भूरा कलर दिख रहा होगा, पूरा बहुत ज़्यादा भूरा कलर है, और बीच बीच में भी कहीं कहीं भूरा भूरा कलर दिख रहा है, नहीं कहीं पंचुचुर कलर भी दिख रहा होगा। पंचुचुर का मतलब समझ रहा है ना, जो भूरा कम है जहाँ पे उसको पंचुचुर बोलते हैं लोग, नहीं। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा बढ़िया से कि बीच बीच में नीला नीला लाइन पार हो रहा होगा, नीला नीला लाइन, कहीं कहीं नीला थोड़ा बड़ा है, तो जो जो नीला नीला लाइन पार हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वो नदी को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? नदी को। ये जो भूरा कलर है आपका फिजिकल मैप में, किसको प्रदर्शित करता है? पर्वत को। यानी फिजिकल मैप में हम लोग का कलर का महत्व हो जाता है। अगर फिजिकल मैप में भूरा कलर दिख रहा है तो क्या है? पर्वत है। या अगर भूरा पूरा डीप है तो वहाँ पर्वत क्या है? पूरा ऊंचा है। अगर भूरा पंचुचूर है, यानी समझ में आ रहा है कि कम भूरा है, तो वहाँ जो पर्वत है वो क्या है ना, थोड़ा कम हाइट वाला है। जहाँ जहाँ नीला लाइन दिख रहा है वो नदी है, अगर नीला वाला कोई क्षेत्र दिख रहा है तो वहाँ झील है। ये आपको समझना पड़ेगा। और इसमें देखिए आपको मिल जाएगा कि जब आप जो हम लोग भारत का देखिए, पूरा भारत का मैप है, तो भारत का जो स्थलीय सीमा है वहाँ से जो समुद्र का क्षेत्र लगा हुआ है वहाँ देखिएगा तो आपको ब्लू कलर जो है वो कम डार्क मिलेगा, नहीं। और अगर आगे बढ़िएगा, ये नीला कलर, ये तो पूरा इधर जो समुद्र है ये पूरा गाढ़ा होते जाता है, तो उधर ज़्यादा डार्क मिलेगा। यानी जहाँ पानी का मात्रा कम होगा वहाँ नीला भी कम होगा, और जहाँ पानी का मात्रा ज़्यादा होगा वो नीला भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आशा करते हैं कि आप लोग फिजिकल मैप भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग थीमेटिकल मैप के बारे में। देखिए थीमेटिकल मैप होता क्या है। जैसे सिर्फ किसी मैप में किसी एक विशेष क्षेत्र को अगर दिखाना होगा, विशेष क्षेत्र यानी विशेष चीज़ को दिखाना होगा, तो उसको हम लोग थीमेटिकल मैप के सहारे दिखाते हैं। जैसे भारत के सभी वन्य जीव अभ्यारण्य अगर दिखाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो मैप हम लोगों का थीमेटिकल मैप। अगर हम लोग दिखाएं कि भारत के सभी विरासत स्थल जो हेरिटेज साइट है उसको अगर हम लोग दिखाएं तो वो भी किस में आएगा? हम लोग का थीमेटिकल मैप में। यानी किसी विशेष चीज़ को अगर भारत या किसी भी मानचित्र में दिखाया जाए तो उस मानचित्र को क्या कहते हैं हम लोग? थीमेटिकल मैप, यानी विषयगत मानचित्र। देखिए थीमेटिकल मानचित्र का हम लोग एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा आपको इंडियन हेरिटेज, नहीं, यानी भारत का जो विरासत स्थल है उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए हर ये ताजमहल दिया है, कुतुब मीनार दिया है, नहीं। इधर आइएगा तो आपको मिलेगा, इधर देखिए चार मीनार मिल रहा है कि नहीं। इन सभी जो हम लोग का विरासत स्थल है इसी को इस मैप में क्या किया गया ना, दिखाया गया। तो एक विशेष यानी सिर्फ विरासत स्थल को ही इस मैप में दिखाया गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीमेटिकल मैप। आशा करते हैं कि मैप के बारे में आप लोगों को जो बेसिक जानकारी है वो मिल गई होगी। अब देखिए इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब मैप पढ़ते हैं फिर ग्लोब देखते हैं तो हम लोग को बहुत सारी रेखाएं मिलती होगी देखने के लिए, नहीं, बहुत सारी रेखाएं उससे गुजरती हुई। बहुत सारी रेखाएं जो क्या होती है ना, हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज रूप में है यानी सोया हुआ है, और बहुत सारी रेखाएं यानी क्षैतिज रूप में इस टाइप से मिलती होगी, और बहुत सारी रेखाएं आपको इस टाइप से मिलती होगी, नहीं। अब इन रेखाओं को हम लोग बढ़िया समझते हैं। चलिए क्या होती है ये रेखाएं। ये हम लोग का मान के चलिए ग्लोब है, ये पृथ्वी है। देखिए इसमें जो ये क्षैतिज रेखाएं होती है, ये जो क्षैतिज रेखाएं होती है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। यानी जो भी हम लोगों का ग्लोब में क्षैतिज रेखाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ये समझ में आ गया। अब देखिए, पृथ्वी को यानी जो अक्षांश रेखा दो बराबर भाग में बांटती है उसे हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। पृथ्वी को जो अक्षांश रेखा दो बराबर भाग में बांटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में उसको भूमध्य रेखा ही बोला जाता है। अब देखिए, मान के चलिए हम लोग को पृथ्वी को दो बराबर भाग में क्या करें ना, बांट रही है रेखा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोला जाता है? इक्वेटर। इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा का के जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। आप देखिए, हम लोग समझते हैं बढ़िया से। ये तो आप लोग अक्षांश रेखा के बारे में समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं देशांतर रेखा के बारे में। इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, फिर आगे हम लोग इसको बढ़िया समझेंगे। देखिए, ये चूंकि हम लोग का 0 डिग्री लाइन था, इसके ऊपर वाला क्या था हम लोग का? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या था? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? नॉर्थ पोल। और जो दक्षिणतम जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं साउदर्न पोल। नहीं, अब देखिए, वे काल्पनिक रेखा है। ये जितना भी रेखा देख रहे हैं क्या होता है लोग? काल्पनिक रेखा होता है, वास्तविक नहीं होता है। यानी वास्तविक रूप से देखने जाइएगा तो कैसे नहीं मिलेगा, लेकिन काल्पनिक रूप से इसको लोग मानते हैं कि वे रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करती है ना, जोड़ती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। इन सभी रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। इन सभी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। इंग्लिश में बोला जाता है इसको लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग जो अक्षांश रेखा था उसको लेटीट्यूड बोलते थे, याद रखने के लिए। लेटा हुआ तो लेटीट्यूड, और ये क्या हम लोग का देशांतर रेखा क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, बात आता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संख्या से, और लड़का जानबूझ के गलती करके आता है। देखिए कैसे गलती होता है। देशांतर रेखा तो एकदम आसान है कि देशांतर रेखा की संख्या अगर पूछेगा तो आसानी से बता सकेगा, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या में लड़का क्या कर जाता है ना, कंफ्यूज कर जाता है। चलिए इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, जब बात आएगी अक्षांश रेखा की, किसकी बात आएगी? अक्षांश रेखा की। ये सभी हम लोग का अक्षांश रेखा है। ये हम लोग का 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री क्या है? अक्षांश। अब देखिए, 0 डिग्री अक्षांश के अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें 90 अक्षांश रेखाएं मिलती है। कितने अक्षांश रेखाएं मिलती है? यहाँ तक आते हैं तो कितने अक्षांश रेखाएं? 90 अक्षांश रेखाएं। फिर 0 डिग्री से नीचे की ओर अगर चलते हैं हम लोग तो यहाँ तक भी हम लोग को कितनी अक्षांश रेखाएं मिलती है? 90। यानी उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 अक्षांश रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा है। टोटल कितना हो गया हम लोग का? 90 + 90 180। और एक जो हम लोग का क्या है ना, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 181। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो आप क्या मानिएगा? 181। लेकिन अगर वो स्पेशलाइज्ड कर दे, कुछ विशिष्ट चीज उसमें लगा दे कि मानचित्र में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। इसमें से 2 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और कितना हो जाएगा? 179। यानी अगर ग्लोब में अगर कुछ नहीं लिखा रहा है, सिर्फ लिखा रहा है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको मारना होगा 181।
और अगर स्पेशलाइज कर दे कि मैप में यानी मानचित्र में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो आपको कितना माना होगा 179। अब समझते हैं कि दो रेखा क्यों घट जा रही है मानचित्र में। अगर आप मानचित्र को देखिएगा तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे ना, फोल्ड कर रहे थे। इसको क्या कर रहे थे, फोल्ड कर रहे थे। जब फोल्ड कर सॉरी जब ये फ्लैट कर रहे थे, नहीं छितरा रहे थे, तब क्या होता था ना, जो ये हम लोग का 90 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश है और नीचे जो हम लोग का 90 डिग्री वाला क्या था ना दक्षिणी अक्षांश रेखा, वो दोनों रेखाएं क्या हो जाती है ना, मैप से गायब हो जाती है। इस कारण हम लोगों को जब मैप की अक्षांश रेखाओं की संख्या बतानी पड़ती है तो 2 घटा के यानी 179 बतानी पड़ती है। आशा करती हैं समझ में आ गया होगा। आप देखिए हम लोग समझते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में। तो ये आसान है, सिर्फ अगर पूछे कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। अब देखिए इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया हम लोग का 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, विषुवत रेखा बोलते हैं, नहीं विषुवत रेखा। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा पाई जाती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जस्ट 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नीचे भी एक रेखा पाई जाती है, चूंकि ये दक्षिण भाग में है तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। हम लोग का जो सन है यानी सूरज है, ये यही 3 रेखाओं के बीच में क्या करते हैं ना, मूव करता है, गति करते रहता है। किसके किसके बीच में, मकर रेखा से जाएगा कहाँ, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से फिर कर्क रेखा, कर्क रेखा से फिर घूम के आएगा विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, इसी के बीच में ये गति करते रहता है। इसलिए जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत रूप से नहीं पड़ती है, और जो इसके बाद वाला क्षेत्र आता है वहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछे पड़ती है। इसको हम आगे बढ़िया समझेंगे। तो अभी देखें हम लोग क्या कि 23.5 डिग्री जो उत्तर में अक्षांश रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में अक्षांश रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा। फिर देखिए जब हम लोग यहाँ 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसका भी विशिष्ट नाम है 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। आशा करते हैं ये जो महत्वपूर्ण रेखाएं थी अक्षांश रेखाएं, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है। तो अक्षांश रेखाओं का महत्व ये है कि अक्षांश रेखाओं की सहायता से हमें किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में पता चलता है। यानी अक्षांश रेखाओं में परिवर्तन के कारण वहाँ की जलवायु में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जलवायु देखा जाए तो अभी अलग होगा, अभी इंडिया का जलवायु देखा जाए तो ये अलग होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम लोग का दक्षिणी अक्षांश में आता है जबकि इंडिया हम लोग का उत्तरी अक्षांश में आता है। तो जो तापमान में परिवर्तन या फिर जलवायु में परिवर्तन किसके कारण होता है, अक्षांश में परिवर्तन के कारण, यानी अक्षांश रेखा में परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन और तापमान परिवर्तन होता है। इसको हम बढ़िया से डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे होता है, नहीं होता है। अभी इतना समझिए कि अक्षांश रेखाओं में परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन यानी तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब देखिए बात आता है कि दो कर्मागत अक्षांश रेखाओं के बीच, जैसे ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा ना, 1 डिग्री होगा, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा हम लोग का, 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये दोनों कर्मागत अक्षांश रेखाएं होगी। तो इन दोनों कर्मागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। याद रखिएगा इन दोनों के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत देशांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं।
इसी सर्कल को देशांतर रेखाएं बोलते हैं, जो कि क्या पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करती है ना, मिलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या करती है, मिलाती है। इसी सर्कल को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। अब देखिए देशांतर रेखा से हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर रेखा द्वारा हम लोग का जो समय क्या होता है, निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है, समय निर्धारण होता है। या फिर देशांतर रेखा द्वारा तिथि का निर्धारण होता है। कैसे होता है इसको हम बढ़िया समझेंगे। अभी इतना जानिए कि देशांतर रेखा द्वारा समय का निर्धारण और तिथि का निर्धारण, यानी दिन रात जैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग देशांतर रेखा की सहायता से ही पढ़ते हैं। अब देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी में पूछा गया था। ऐसे एग्जाम में तो पूछा गया ही था, जब यूपीएससी में पूछ देता है उसके बाद ऐसे एग्जाम में वो क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। तो देखिए पूछा गया था कि देशांतर रेखा का जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, देशांतर रेखा का चौड़ाई सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पे होता है। कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पे। और ये लगभग होता है आपका 111.3 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 111.3 किलोमीटर। हम लोग पढ़े थे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पे। कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पे। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा उसकी दूरी होती है कितना, 111.3 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, तो वो होती है, आप देख रहे होंगे, पोल पे। कहाँ पे, पोल। दोनों पोल पे देखिएगा, दोनों आके मिल जा रहा है, यानी उसका दूरी कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी, तो क्या होगा आपका, विषुवत रेखा पे होती है। और न्यूनतम दूरी तो कहाँ पे होगा, ध्रुव पे होगा। इतनी बात आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे, और ज्योग्राफी का जो हम लोग का सीरीज है उसको क्या करेंगे ना, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।